हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि सर साइंस की सीरीज को स्टार्ट कीजिएगा और हमारे आने वाले एग्जामों के लिए आप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमारे साथ में डिस्कस कीजिएगा। तो आपने व्हाट्सएप पे हमें बहुत सारा प्यार दिखाया है, तो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं विज्ञान की सीरीज को। इसमें हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी की क्लासें रहेंगी। तो देखिएगा किस टाइप से क्लास रहेंगी, यानी कि तीनों क्लासों की हम बात करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा लगातार, और आप आने वाले एग्जाम में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ पाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हमारे तरफ से पूरी मेहनत के अकॉर्डिंग आपका हो भी पाएगा सिलेक्शन। तो आप लगे रहिएगा। और आपको बताते हैं कि विज्ञान जैसे होता क्या है। अगर विज्ञान की हम बात करें, ठीक है, तो हर चीज अपने में एक 100% होती है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसका कहीं पर अभी वो अपने में 100% है, लेकिन अगर उसका कोई हाथ भी अगर काट लिया जाए उसके बाद भी वो अपने में क्या होता है, 100% होती है। तो कोई भी चीज क्या होती है, 100% होती है। जैसे मार्कर है आपके सामने, तो आपको पता है अगर मैं इसका ए निकाल दूं, अभी ये क्या था, अभी ये 100% था, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं फिर भी ये अपने आप में क्या है, 100% है। इसका परसेंटेज जो हुआ वो कम नहीं हुआ है। तो अगर मैं इसको पूरा सा तोड़ दूं तो जो भी हिस्सा बचेगा वो क्या होगा, 100% ही होगा। 100% ही रहेगा हमेशा। यदि किसी व्यक्ति का अगर कोई हाथ कट जाता है या उसका पैर कट जाता है तो वो अपने में फिर भी क्या होता है, 100% होता है। साइंस क्या कहता है, साइंस कहता है कि साइंस कहते किसे हैं, यानी कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टू नो, यानी कि जिसका मतलब होता है जानना। तो जानना क्या है हमको, जैसे क्यों और कैसे का अगर हमको आंसर पता चल जाए, कि मान लीजिए पंखा एग्जाम्पल लेते हैं, तो पंखा जो होता है वो कैसे घूमता है और क्यों घूमता है, इसके आंसर को अगर हमने निकाल लिया तो हमारा साइंस की डिफिनेशन बिल्कुल क्लियर होती है। क्योंकि हमको वहां पे डिफिनेशन लिखनी नहीं है, हमारे पास में 4 ऑप्शन होते हैं, उन्हीं को हमको पेपर में सॉल्व करना होता है। तो हम देखें किस तरह हमारे प्रश्न बनते हैं। और आप बिलीव रखिएगा कि आपको पूरा साइंस पढ़ाएंगे, तो आपके सोमवार, बुधवार और आपके शुक्रवार को क्लास रहेगी हमारी साइंस की, और क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो इसमें हम तीनों साइंस का डिस्कस करेंगे, जैसे कि फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, आपके बायो हो गई। तो आप सभी लोग जानते हैं कि साइंस जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आज का लेक्चर हमारा किसका रहेगा, तो आज का लेक्चर हमारा फिजिक्स का रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, फिर करेंगे बात हम बायो की। तो तीनों साइंसेस की हम बात करेंगे बहुत अच्छे से। तो आप बने रहिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी जो क्लास लगती है वो कैसे लगती है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग चैनल को क्या करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो कृपया भी आप भी लोग हमारे लिए सपोर्ट को बनाए रखें, ठीक है। तो देखिएगा, ओके, चलिए अब पहले प्रश्न की ओर अगर हम चलते हैं, तो उससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं, साइंस की चर्चा को कर लेते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है, अगर हम साइंस की यहाँ से बात करें, साइंस की बात अगर यहाँ से हम करें, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान। तो विज्ञान जो होता है आप सभी लोगों को पता है, यानी कि एक तो हमारा फिजिक्स होता है, एक हमारा केमिस्ट्री होता है, और उसके बाद हमारा क्या होता है, तो उसके बाद हमारा क्या होता है, बायो होता है। आप सभी लोगों को पता है, यानी कि बायोलॉजी होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री, बायो की तो डिफिनेशन हम कर सकते हैं, लेकिन हम फिजिक्स की डिफिनेशन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है हमें। अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे, तो फिजिक्स के जो जन्मदाता हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो फिजिक्स के कई सारे जन्मदाता हैं। जैसे आइजैक न्यूटन को भी हम कहते हैं, सर आइजैक न्यूटन को भी कहते हैं, आइजैक न्यूटन को भी फिजिक्स का जन्मदाता कहते हैं, ठीक है। आपकी जो आधुनिक फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे, तो स्टीफन हॉकिंस को भी कहते हैं, स्टीफन हॉकिंस को भी कहते हैं। और अगर हम और भी अगर बात करेंगे, तो गैलीलियो को भी हम फिजिक्स का जन्मदाता कहते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम फिजिक्स के जन्मदाता की बात करेंगे, तो सर आइजैक न्यूटन को मानते हैं, ठीक है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, कि केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, तो केमिस्ट्री का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो एंटोनियो लेविजियर को कहते हैं, लेविजियर को कहते हैं। और साइंस की अगर मतलब की बात करेंगे, तो होता है टू नो, यानी कि जानना। तो किससे जानेंगे, यानी कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान जो होगा, यानी कि सुव्यवस्थित
सुसंगठित और क्रमबद्ध। क्रमबद्ध जो ज्ञान होगा, यानी कि चीजों को क्रमबद्ध रखिएगा, सुव्यवस्थित रखिएगा, सुसंगठित रखिएगा, तो जो ज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो देखिए क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित जो ज्ञान की हमको प्राप्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम साइंस कहते हैं। उस साइंस का मतलब जो होता है वो होता है टू नो, यानी कि एक 3 प्रकार की होती है। आपके एंटोनी जो विज्ञान क्या कहा, आपके दहन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन की खोज की। एज एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखिएगा, आप कभी भी अगर शमशान भूमि में जाते हैं तो आपको पता चलता है, अगर हम शमशान भूमि में खुली हवा में अगर हम डेड बॉडी को जलाते हैं तो वो जल जाती है, क्योंकि वहां पर हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उस डेड बॉडी को मिल जाती है। लेकिन आज के अगर मॉडर्न हम बात करें तो आपके जो बंद कमरे की तरह आपके जो वहां पर स्थल जो बनाए गए हैं उनको कह सकते हैं, यानी कि जो भी जलाने की व्यवस्था जो बनाई गई है वहां पर, उनको अगर फाटक को, अगर उनके लोहे के फाटक को हम बंद कर देते हैं तो बॉडी जो होती है वो क्या होती है, जलना बंद कर देती है, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसलिए उसके लिए पंखा लगाया था साइड में, तो वो ऑक्सीजन उसको देता रहता है, तब वो जलती रहती है। तो इसी प्रकार इनने क्या करा, दहन में क्या करा, ऑक्सीजन की खोज करी। और वैसे अगर बात करेंगे कि ऑक्सीजन की खोज किसने करी ओवरऑल, तो जोसेफ प्रेस्टले ने खोज की थी ऑक्सीजन की, राइट। तो जोसेफ प्रेस्टले ने खोज की थी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ से कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती हैं। एक तो होती है बॉटनी और एक होती है आपकी जूलॉजी। तो 2 शाखाएं होती हैं बायोलॉजी की, एक तो होती है बॉटनी और दूसरी होती है हमारी जूलॉजी, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे कि बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, तो देखिएगा बायोलॉजी का पिता हम किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। किसे कहते हैं बायोलॉजी का पिता, तो बायोलॉजी का पिता हम अरस्तु को कहते हैं, ठीक है। तो अरस्तु को हम बायोलॉजी का पिता कहते हैं। और आपके बायोलॉजी के अंतर्गत अगर हम डिफिनेशन की बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंतर्गत जो आता है जीवित और मृत, यानी कि जीवित और मृत, ठीक है, दोनों लोगों का अध्ययन किया जाता है। जो कि जीवित होते हैं और मृत होते हैं, तो उन सभी का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। वैसे आपने एक इंडिविजुअल एक परिभाषा देखी होती है कि जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, यानी कि जीव विज्ञान कहलाता है। लेकिन वो डिफिनेशन सही है हमारी, लेकिन गलत तो नहीं कह सकते उसको हम। लेकिन जिसमें जीवित प्लस मृत दोनों का अध्ययन किया जाता है, दोनों जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एंटोनी जिलेवेजियर को कहते हैं। तो सभी के आपको पिता पता चल गए, यानी कि जो भी हमारे यहाँ से फादर निकलते हैं, ठीक है, जो हमारे सभी यहाँ से फादर निकलते हैं वो आप देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा ब्रीफ का डिस्कस था जो आपके सामने हमने करा है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर और बढ़ते हैं क्वेश्चनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को लेकर, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चनों के साथ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा प्रकाश वर्ष क्या है, पूछ रहा है कि जो हमारा लाइट ईयर है, यानी कि जो हमारा लाइट ईयर है जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश वर्ष, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट ईयर, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो देखिएगा वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, वह दूरी जो प्रकाश में एक वर्ष में तय करता है, वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं, वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, अगर जिस वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है तो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, वह दूरी जो प्रकाश में एक वर्ष में तय करता है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में दूरी तय करता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। ये देखिएगा अगर हम यहां से बात करें कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वो कितना होता है, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर होता है। याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर आपका होता है। अगर हम और भी प्रकाश वर्ष के बारे में बात कर लें, ठीक है, तो प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें
इस प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो आपके खगोलकीय दूरी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल, खगोलकीय दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है आपके। और एक खगोलकीय दूरी जो होती है वो आपके इतने किलोमीटर की मीटर की क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें हम कह भी सकते हैं प्रकाश वर्ष जो होता है वो आपकी दूरी व लंबाई का भी मात्रक होता है, दूरी व लंबाई का भी मात्रक आपका क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष देखिएगा दूरी व लंबाई दोनों का मात्रक होता है। अगर हम लंबाई के मात्रक की बात करेंगे तो लंबाई की जो आपकी खगोलकीय इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, पारसेक कहते हैं। तो लंबाई की जो खगोलकीय इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, पारसेक। ये बहुत आता है कि पारसेक जो होता है वो किसका मात्रक है, तो लंबाई का एक खगोलकीय इकाई है आपके पारसेक, ठीक है। तो खगोलकीय इकाई है। अगर हम बात करेंगे कि पृथ्वी से चंद्रमा पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो समय कितना लगेगा, हमें चलना है पृथ्वी से चंद्रमा तक। कहाँ चलना है, पृथ्वी से अगर चंद्रमा तक की बात करेंगे तो कितना समय लगता है, तो हमको समय जो लगेगा वो कितना लगेगा, 3 दिन का, यानी कि 3 डेज लगेंगे। तो आप कह सकते हैं 42 घंटे लगेंगे, सॉरी 72 घंटे लगेंगे। यानी कि जब हम पृथ्वी से चंद्रमा तक जाएंगे तो हमको 3 दिन का समय लगेगा। लेकिन अगर यहां से बात करें कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो चंद्रमा का जो प्रकाश है और पृथ्वी तक आने में कितना समय हमको लगेगा, तो आपके 1.3 सेकंड लगेंगे। यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कितना सेकंड लगेगा, तो आपका 63 सेकंड लगेगा। तो याद रखिएगा पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में हमको 72 घंटे का समय अप्रोक्स लगता है। और चंद्रमा का प्रकाश जो है यानी कि इसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा, तो पृथ्वी तक आने में 63 समय लगता है। यानी कितना समय लगता है, तो 63 समय लगता है। और ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो सूर्य होता है, यानी कि अगर मैं सूर्य की बात कर लूं तो देखिएगा सूर्य में दो गैसें हमारी होती हैं, दो गैसें हमारी होती है, एक तो होती है आपकी हाइड्रोजन और दूसरी आपकी क्या होती है, हीलियम। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो आपकी 75% होती है, और ये अन्य गैसें भी होती हैं कुछ हमारी, तो ये कितना होता है आपका 25%। तो सूर्य की जो गर्माहट होती है वो दो गैसों के कारण होती है, एक तो हाइड्रोजन के कारण होती है, दूसरी किसके कारण होती है आपके, ठीक है, हीलियम के कारण होती है। अगर हम बात करेंगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जो आने में समय लगता है वो कितना लगता है, 500 सेकंड का समय लगता है। तो हम कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है यहाँ से। तो 8 मिनट 20 सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो आप कह सकते हैं 8 छंग 48 यानी कि 480, और 20 सेकंड और जोड़ देंगे तो ओवरऑल कितना समय लगता है, तो 500 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के अध्ययन की अगर हम बात करेंगे तो सूर्य के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हेलियो सिस्मोलॉजी कहते हैं, सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। और चंद्रमा के अध्ययन की अगर हम बात करेंगे कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो चंद्रमा के अध्ययन को हम कहते हैं सेलेनोलॉजी। क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी लेते हैं। आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिएगा तो आपको साइंस में कभी भी प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होने वाली है। तो ठीक है, तो हमने यहाँ से डिटेल सोल्यूशन पढ़ा है इस प्रश्न का, और इससे हमारे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते भी हैं, तो बने रहिएगा, ठीक है। आप देखिएगा पारसेक और आपके पास्कल में बहुत अंतर रहता है कि भाई पार्सेक किसका मात्रक है, तो पार्सेक आपके लंबाई का मात्रक है। लेकिन अगर पास्कल की बात करेंगे तो पास्कल किसका मात्रक है, आपके वायुमंडलीय दाब का मात्रक। किसका मात्रक है, आपके वायुमंडलीय दाब का। तो वायुमंडलीय दाब को हम किस मीटर से मापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब को हम किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। इस मीटर से मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापते हैं। तो याद रखिएगा ये आपका डिटेल सोल्यूशन है इस प्रश्न का। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो हमको कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या परेशानी हो रही है यहाँ से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महासागर में
डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है ये आप बताइएगा हमको, ठीक है। उससे पहले तब तक हम डिस्कस करते हैं कि आइडियोमीटर क्या होता है। तो आप सभी को पता है क्या मापते हैं? डेंसिटी मापते हैं किसकी? ध्वनि की। तो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता का मापन करते हैं, है ना, डेंसिटी। तो डेंसिटी मतलब क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता। वो इंटेंसिटी, डेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है आपका घनत्व। तो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, ठीक है। अगर गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे तो आपके क्या मापते हैं? तो वैद्युत धारा का मापन करते हैं। इसका मापन करते हैं? वैद्युत धारा का मापन करते हैं। वैद्युत धारा के अगर मात्रक की बात करेंगे तो क्या होता है आपके? एम्पियर। सोनार जो होता है वो समुद्र के अंदर या महासागर के अंदर छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या होता है सोनार? यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रनिंग, ठीक है। ये आपका होता है। इसमें जो तरंगे जो निकलती हैं उन तरंगों को हम क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक है। अगर समुद्र के अंदर छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं तो ऐसे ही एक यंत्र होता है जिसको हम कहते हैं रडार। क्या कहते हैं उसको हम? उसको हम कहते हैं रडार। ये क्या करता है? ये जो वायुयान को संकेत देने का काम करता है, वायुयान को संकेत, ठीक है, वायुयान को संकेत देने का काम करता है। तो वायुयान कहाँ उड़ेगा आपके? तो वायुयान आपके ऊपर उड़ेगा, यानी कि वायुयान जो उड़ते हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। तो वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। तो वायुयान को संकेत देने का जो काम करता है वो कौन करता है? आपके रडार करता है। कौन करता है? रडार करता है। ओके, तो याद रखिएगा। और समुद्र के अंदर छुपी हुई चीजों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपके सोनार का प्रयोग किया जाता है समुद्र के अंदर छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए। गैल्वेनोमीटर आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए, ठीक है। और कई बार पेपर में भी पूछा गया है, तो इसका डिटेल भी देख लेते हैं। देखिएगा, समुद्र के भीतर छुपी हुई वस्तु पनडुब्बी अथवा आइरिसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया रहा है? तो सोनार का प्रयोग किया जा रहा है। सोनार का फुल फॉर्म अभी आपको मैंने लिखा, साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग। इसमें पराश्रव्य तरंगों को समुद्र के भीतर भेजा जाता है और परावर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तुओं की स्थिति का पता चल जाता है। तो जो पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं वो भेजी जाती हैं समुद्र के अंदर। उसके बाद वो जो परावर्तित होती हैं, फिर से पराश्रव्य तरंगे भेजी जाती हैं, वो नीचे से परावर्तित होती हैं। उसके बाद हमें स्थिति का पता चल जाता है कि जो कोई पनडुब्बी हो गई, कोई जहाज हो गया, तो वो कहाँ पर डूबा है, ठीक है। तो ये हमारे प्रयोग होते हैं। रडार क्या होता है? रडार हमको ऊपर के संकेत देता है, यानी कि वायुयान को संकेत देने का काम कौन करता है? रडार करता है, राइट। अगला है कि वॉशिंग मशीन, हमारी जो कपड़े धोने की जो मशीन होती है, वॉशिंग मशीन का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण, उत्क्रमण, परासरण, अपव्यय या विसरण। विसरण क्या होता है? तो विसरण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देने पर जो उनका समांग मिश्रण जो बनता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं विसरण के नाम से उसको हम जानते हैं। तो अगर वॉशिंग मशीन के कार्य की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण के। दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है, तो दूध से जो मक्खन निकालने की जो मशीन होती है वो भी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो भी आपके सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। और वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है, ठीक है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, ठीक है, वह अपकेंद्रीय बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि क्या होती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आप याद रखिएगा कि जैसे कपड़ा धोने की जो मशीन हो गई, दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन हो गई, यानी कि
दूध से मक्खन को निकालेंगे। और कपड़ा धोने की मशीन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन के नाम से जानते हैं। किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपके अकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स न्यूटन ने दिया था, चार्ल्स बेबेज ने दिया था, या आइजैक न्यूटन ने दिया था, जॉन एडम्स ने दिया था? तो आपको ये तो पता है कि न्यूटन ने दिया था, लेकिन कौन से न्यूटन ने दिया था? चार्ल्स न्यूटन ने दिया था या सर आइजैक न्यूटन ने दिया था? तो क्या आंसर होगा? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। अगर गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल जी से हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक को लिखते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है। कई बार पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है, और आप इसको जो गलत करेगा एग्जामिनर, वो कहां से करेगा? वो आपके इस मात्रक से गलत करेगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसका क्या है? सही आंसर है। और यही हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक है, तो सर आइजैक न्यूटन, तो सर आइजैक न्यूटन ने किसका नियम दिया था? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का नियम दिया था इन्होंने। देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण पदार्थ एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति होती है। एक दूसरे की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं वो दोनों के दोनों पदार्थ। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम, तो गति के तीनों नियम को किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किसने किया? आइजैक न्यूटन ने किया। न्यूटन ने अपनी मौखिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं, केवल पृथ्वी ही नहीं, विश्व का प्रत्येक कण एक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कि आकर्षित करेगा तो विश्व का प्रत्येक कण। तो आज के समाज में भी चल रहा है कि इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट होता क्या है देखिएगा। ठीक है, अगर हम इधर से आकर्षण क्या होता है, ठीक है, आकर्षण क्या होता है और प्रतिकर्षण क्या होता है, तो यहां से अगर हम बात करें प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण जो होता है ना और आकर्षण जो होता है, तो कैसे हम लगा सकते हैं इसका हिसाब कि आकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण क्या होता है? तो आकर्षण जो होगा ना विजातीय लोगों पर होगा, सजातीय लोगों पर कभी भी नहीं हो सकता। जैसे अगर हम आज के माहौल की बात कर लें, ए क्या है? मेल जेंडर है, और ए क्या है? आपके फीमेल जेंडर है। तो देखिएगा, जो विजातीय प्रकृति के जो लोग होंगे उन पे हमेशा क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। एक कूलाम के नियम को भी बताता है। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे इधर से एक मोहतरमा जा रही है और इधर से एक व्यक्ति आ रहा है, ABCD किसी को भी ले लेते हैं, तो क्या होगा? विजातीय में, है ना, पीछे से घूम घूम के देखा कर, भाई देखी तो पट गई, देखी तो पट गई, है ना। और भारत में एक कहावत है कि लड़की हंसी तो पटी, और इसी में बेरोजगार लोग हैं आज के डेट में कि वो लड़की हंसी तो पटी, इसी बात पे बैठे हुए हैं। तो उन बातों पे नहीं बैठना हमको, यानी कि हमेशा क्या होगा? विजातीय प्रकृति जो होगी उस पर क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। लेकिन जो सजातीय प्रकृति होगी उस पे हमेशा क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। तो प्रतिकर्षण हमेशा किस पे लगता है? सजातीय प्रकृति पे लगता है। तो देखिएगा, ठीक है ना, बच्चे कह रहे हैं भाई बेरोजगार युवा, अरे भाई बेरोजगारी का सबसे बड़ा सीन यही है कि आप आकर्षण बल लगाते हो। ठीक है, आप अट्रैक्ट होते हो किसी की तब, तो आप अपने जेंडर पे अट्रैक्ट कभी भी नहीं हो सकते, है ना। 1-2% लोग हो सकते हैं, वरना तो वो भी नहीं हो सकते। हमेशा हम विजातीय प्रकृति पर ही अट्रैक्ट होंगे। और गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया आपके? ये आप याद रखिएगा, किसने दिया? न्यूटन ने दिया। तो हमेशा विजातीय प्रकृति पर ही अट्रैक्ट होंगे, सजातीय प्रकृति पर अट्रैक्ट नहीं होंगे हम। ठीक है, तो कणों के बीच कार्य करने वाले जो पारस्परिक जो बल होता है उसे गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? पृथ्वी के सबसे निकट है। ओके, ये सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस अणुओं का पलायन उसके वर्ग माध्यम मूल से कम होता है। तो देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट है, इसका तो कोई मैटर नहीं बनता। तो वायुमंडल जो होता है आपके, वायुमंडल की स्टेज होती है, तो सबसे निचली जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। इस मंडल के नाम से जानते हैं, तो उसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ से बात करेंगे
तो जीरो, अगर जीरो से हम 13 किलोमीटर के ऊपर बढ़ेंगे यहाँ से, तो ये जो स्टोरी जो होगी वो क्या होगी, समताप मंडल, और यहीं पर हमारे वायुयान होते हैं। इसके बाद आपका मध्य मंडल होगा, ठीक है, आयन मंडल होता है, वायुमंडल होता है, तो ऐसे हमारे मंडल चले जाते हैं ऊपर तक। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पलायन वेग से संबंधित रहेगा। इससे रहेगा आपके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण को देखते हैं, क्या कारण है चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, यही तो प्रश्न था हमारा। तो चंद्रमा पर वायुमंडल आखिर पाया क्यों नहीं जाता है। पर वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है, ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर पूछा जाता है कि वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग, ये देखिएगा, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान आप याद रखिएगा 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि धरती पर पलायन वेग देखिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड से कोई वस्तु फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है, लेकिन हम 11.2 किलोमीटर किलोमीटर है प्रति सेकंड से भेजते हैं तो वो पलायन वेग होता है, वस्तु वापस नहीं आती है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैसों के अणुओं का वेग ज्यादा होने के कारण वहां से पलायन वेग कर जाते हैं, और इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्षा की बूंदे गोलाकार आकृति का कारण क्या है। द्रव का घनत्व है, पृष्ठ तनाव है, वायुमंडलीय दाब है, या आपका गुरुत्व है। तो देखिएगा सरफेस टेंशन आपकी बनती है, यानी कि पृष्ठ तनाव बनता है, तो वर्षा की बूंदे होती हैं आपके गोलाकार। ठीक है, तो वर्षा की बूंदे गोलाकार होने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव आपका होता है। राइट, ठीक है, दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ क्षेत्रफल से क्या होता है, कम होता है। अब पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, तब वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं। ये डिटेल भी है आपके लिए, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। राइट, अगला प्रश्न है कि पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। तो एक प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, 0 डिग्री ताप पर, 4 डिग्री ताप पर, 50 डिग्री या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आप बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो प्रश्न जो पूछा है उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, और डिटेल चर्चा हमारी रहेगी भी। इसमें पूछा कि पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित में से क्या होता है। मान लीजिएगा अगर हम द्रव को गर्म करते हैं, मान लीजिएगा हमने द्रव को क्या करा, गर्म करा, तो गर्म करने पर दो कंडीशन बनती है। एक तो कंडीशन हमारी बनती है कि इसके आयतन में क्या होगा और इसके घनत्व में क्या होगा। ठीक है, तो द्रवों को अगर गर्म किया जाता है तो उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है, ये भी प्रश्न बन सकता है। उसके घनत्व में क्या होती है, उसके घनत्व में कमी होती है, तो ये भी हमारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, अगर हम द्रव को गर्म करेंगे तो उसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी भाई मेरे, वृद्धि होगी। और अगर घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व में क्या होगी, कमी होगी। तो ओवरऑल अगर हम किसी भी द्रव को गर्म करें तो उसके आयतन में हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगा, उसका आयतन क्या होगा, हमेशा वृद्धि होगी। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि द्रवों को गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है, और आपके जो डेंसिटी होती है उसमें क्या होती है, आपकी कमी होती है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगा और डेंसिटी क्या होगी, हमेशा कम होगी। लेकिन जल में ऐसा नहीं है। जल की अगर बात करते हैं तो जल को हम बोलते हैं H2O, हाइड्रो ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड के नाम से जानते हैं जल। अगर हम जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो देखिएगा, तो दो कंडीशन बनती है कि भाई आयतन क्या होगा और आपका घनत्व क्या होगा। ठीक है, आयतन क्या होगा और घनत्व क्या होगा। तो देखिएगा उल्टा होता है, यहाँ पे आयतन जो था वो कमी हो रही थी, तो यहाँ पर जो आयतन होगा वो क्या होगा, वृद्धि होगी। तो आयतन क्या होगा, प्लस रहेगा। और अगर आयतन वो सॉरी घनत्व की बात करेंगे, घनत्व क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन यहाँ पर घनत्व देखिएगा आप,
यहाँ से घनत्व देखिएगा, यहाँ क्या होता है, साधारण द्रवों में क्या होता है कि कमी हो रही है, लेकिन जल को अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करेंगे तो क्या होगी, वृद्धि होगी आपके। और वॉल्यूम यहाँ पे देखिएगा कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो वॉल्यूम की क्या होगी, यहाँ पर कमी होगी, यानी कि वॉल्यूम क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से डिक्रीज होगा, तो घनत्व की क्या होगी, वृद्धि होगी, राइट। और आपके आयतन की क्या होगी, कमी होगी। लेकिन अगर द्रवों की बात करेंगे तो आयतन की वृद्धि होगी, राइट। और अगर बात करेंगे तो घनत्व की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। और आपके जल को क्या कहते हैं, जो जल को हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड के नाम से जानते हैं जल को, याद रखिएगा। इसे हम क्या कहते हैं, H2O कहते हैं। क्या कहते हैं, H2O। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा हमारा राइट आंसर यहाँ से, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये देखो लिखा हुआ भी है, कह रहे हैं द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है, परंतु घनत्व में कमी होती है, घनत्व में क्या होती है, कमी होती है। लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ठीक रहता है। लेकिन यदि पात्र में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन घटता है एवं घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम बात करेंगे तो आयतन क्या होगा, न्यूनतम होगा, और घनत्व क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। तो यही हमसे प्रश्न पूछा कि अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक होगा, तो देखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपेक्षित घनत्व क्या होगा आपका, सर्वाधिक होगा। हमने आपको समझाया भी है अच्छी तरह से। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है, तो प्रकाश का वेग हीरे में अधिकतम होगा, पानी में अधिकतम होगा, निर्वात में, हाइड्रोजन में, राइट। तो आप बताइएगा किसमें अधिकतम होगा, तो प्रकाश का वेग हमेशा किसमें अधिकतम होता है आपके, ठीक है, निर्वात में। कितना होता है आपके, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का कितना होता है आपका, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, यहाँ से गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। आप बताइएगा कि हीरे का कितना होता है और आपके पानी का कितना होता है, ये आप हमको बताइएगा, ठीक है, ओके। तो सब में पावर 8 ही होता है। अगर हम बात करेंगे हीरे की बात कर लेते हैं, चलो पानी की बात कर लेते हैं, तो पानी का होता है 226 यानी कि 2.26 मीटर प्रति सेकेंड। और अगर हीरे की बात करेंगे तो हीरे का होता है आपके, ठीक है, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ से ग्लास यानी कि कांच की अगर हम बात करेंगे तो कांच का होता है आपके 2 गुणा मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हीरे का देख लिया हमने। आपके ये भी आ सकता है कि क्रमबद्ध लगाइए कि सबसे ज्यादा किसका है उसके बाद किसका है, तो सबसे ज्यादा आपका निर्वात में ही प्रकाश का हमेशा रहेगा, ठीक है। तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके आयाम से होता है, रंग दैर्ध्य से होता है, तीव्रता से होता है, वेग से होता है। तो प्रकाश का रंग जो होता है वो किससे निर्धारित होता है, यानी किससे हम लगा सकते हैं अंदाजा कि प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो प्रकाश का जो रंग होता है वो निर्धारित होता है आपके तरंग दैर्ध्य से। किससे निर्धारित होता है, तरंग दैर्ध्य से। तो देखिए यार समझते हैं, तो तरंग दैर्ध्य के कारण जो होते हैं वो प्रकाश के रंगों का हम पता लगा सकते हैं। तो हर प्रकाश के रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, यानी कि जो जो रंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है आपकी, भिन्न भिन्न होती है। तो जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जितनी अधिक होगी, अगर तरंग दैर्ध्य मान लेते हैं अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य मान लीजिएगा प्लस होती है यानी कि अधिक होती है। यदि तरंग दैर्ध्य अधिक होती है तो क्या होगा, यदि तरंग दैर्ध्य अधिक होगी तो आपका जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अगर तरंग दैर्ध्य अधिक होगी तो आवृत्ति क्या होगी आपकी, कम होगी, ठीक है। आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं हमारे कि अगर तरंग दैर्ध्य अधिक है, किसी रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक है तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव होगा, घटेगी, बढ़ेगी या परिवर्तित रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आवृत्ति हमेशा क्या होगी आपकी, घटेगी। अगर तरंग दैर्ध्य मान लीजिएगा
तरंग दैर्ध्य अगर कम है तो उसकी आवृत्ति हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। तो घटेगी बढ़ेगी का भी सीन बहुत रहता है आपके पेपर में, ठीक है। आवृत्ति क्या होगी, तो किसी भी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अगर अधिक है तो उसकी आवृत्ति हमेशा कम होगी, अगर तरंग दैर्ध्य कम है तो उसकी आवृत्ति हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे अधिक जो आवृत्ति होती है वो किस रंग की होती है, तो सबसे अधिक आवृत्ति जो होती है वो लाल रंग की होती है आपके। और सबसे कम की अगर बात करेंगे तो देखिएगा सबसे अधिक जो आवृत्ति होती है, सबसे अधिक जो आवृत्ति होती है वो किसकी होती है, आपकी लाल रंग की, ठीक है। किस रंग की होती है, तो आपके रेड रंग की होती है, ठीक। और सबसे कम की अगर हम बात करेंगे, सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम आपका होता है बैगनी रंग का। अब आपको एक मैं प्रश्न और बताता हूं, यहीं से आप इसको पहले याद रख लीजिएगा और एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि तरंग दैर्ध्य अधिक तो आवृत्ति कम और तरंग दैर्ध्य कम तो आवृत्ति अधिक होती है। तो हर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का निर्धारण यानी कि प्रकाश के रंगों का निर्धारण किससे करते हैं, तरंग दैर्ध्य के द्वारा करते हैं। अब देखिएगा कि यानी कि तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी है, तो आप याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी है, लाल रंग की है, राइट, ठीक। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है, तो सबसे कम आपकी बैगनी रंग की है। अब अगर यहाँ से हम बात करेंगे प्रकीर्णन की, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, तो प्रकाश का फैलना। जैसे हम पृथ्वी पर खड़े होकर आसमान को देखते हैं तो आसमान हमको कैसा दिखाई देता है, ठीक है, तो आसमानी कलर का दिखा। अंतरिक्ष पर देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, ठीक। आप देखिएगा कि प्रकीर्णन सबसे अधिक किस रंग का होता है, सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वो किस रंग का होता है, तो सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वो आपकी बैगनी रंग का होता है। और सबसे कम जो प्रकीर्णन होता है, सबसे कम जो प्रकीर्णन होगा वो किसका होगा, आपके लाल रंग का होगा। किसका होगा, आपका लाल रंग का। तो आप एक चीज देखिएगा कि जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ से जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और जिसकी सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगी उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो हर टाइप से पेपर में प्रश्न बनता है, कितने प्रश्न पेपर में बनेंगे आपको अंदाजा लग गया होगा, ठीक है। तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी, तरंग दैर्ध्य घटेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी। तो कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको और बहुत अच्छे से आपको नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न हमारा यही है कि प्रकाश के रंगों का निर्धारण उसके तरंग दैर्ध्य के द्वारा करते हैं। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी, ठीक है, और बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। तो जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं वो इसी टाइप से बनते हैं हमारे एग्जाम हॉल में। अगर पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो हमारी क्लास आज यहीं तक थी, पीडीएफ इससे और आपके टेलीग्राम ग्रुप से भी आप हमको जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, तो आप बने रहिएगा और आप बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, यानी कि साइंस की सीरीज को हम तभी स्टार्ट कर पाएंगे जब आप हमें हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और आप लाइक करेंगे उसको, और कमेंट्स बॉक्स में हमको बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दोबारा फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, यानी कि साइंस की सीरीज को हमने स्टार्ट किया है, तो आप प्यार दिखाइए जिससे हम लगातार वीडियो को क्या रखें, जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दोबारा फिर से मिलेंगे, थैंक्स।